Hello everyone, today we are back with our second episode of the series Upskilling While Being in College. And you are listening to Tarang 90.0 FM, आपके अपने रामलाल आनंद कॉलेज का सामुदायिक रेडियो चैनल. Today we are with ऋषभ आहूजा and कृष्ण कांत. And जैसे हमने लास्ट अपने एपिसोड में बात करी थी पर्सनल फाइनेंस, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कुछ, और हमने एंड करा था वो एपिसोड वाइल टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट का हमने एक बेसिक आइडिया दिया था. And in this episode we are gonna talk about it in comprehensive manner. So जैसे हम बच्चे स्टूडेंट्स कॉलेज में एंटर करते हैं तो वो कुछ गलतियां करते हैं और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है स्टॉक मार्केट के बारे में. उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करना है, और पता होता है कैसे स्टार्ट करना है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनसे कि उनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट का फर्स्ट एक्सपीरियंस भी ख़राब हो जाता है. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या डू एंड डोंट्स हैं, ऐसी क्या मिसकंसेप्शंस हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसके बारे में आज बात करेंगे. तो ऋषभ, क्या लगता है कि मिसकंसेप्शंस वन ऑफ द बिगेस्ट क्या हैं, या फिर क्या गलतियाँ होती हैं बिगिनर्स से स्टॉक मार्केट में? तो देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक बहुत वास्ट चीज़ है. इसमें घुसने से पहले इसके बारे में पूरा जानना ज़रूरी होता है. तो हर कोई, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई एजेड इंसान हो, कोई भी जिसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा स्टॉक मार्केट पे, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा ख़राब होगा. एंड एज वी से फर्स्ट एक्सपीरियंस इज लास्ट एक्सपीरियंस. लोग उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंटर ही नहीं करते. लोग उसको गैम्बलिंग बुलाते हैं. लोग कहते हैं कि ये बस हुआ है, यहाँ गेन्स नहीं होते, यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को गेन्स होते हैं. तो ये मिसकंसेप्शंस होती हैं लोगों की ज़्यादातर. तो मेरे हिसाब से लोगों को पहले पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि कई लोग इसे आपस में कंफ्यूज करते हैं. कोई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को नहीं समझते, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग को नहीं समझते. तो हम पहले ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है. इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आपने सुबह कोई शेयर खरीदा या बेचा और शाम तक उसको सेल आउट कर दिया, एग्जिट कर दिया अपना. उसी दिन आप या तो प्रॉफिट बुक करोगे या लॉस बुक करोगे. दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक दिन में खत्म हो जाती है. देन हमारे पास आती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जो 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा की ड्यूरेशन की होती है. कि आज मैंने अगर कोई शेयर खरीदा तो मैं उसको 2-3 महीने बाद बेचूंगा. दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, या ईयर्स में भी हो सकती है. स्विंग ट्रेडिंग आती है जो इन दोनों के बीच आती है. दैट इज फॉर 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, कि मैंने कोई शेयर आज खरीदा, 1 महीने के अंदर मैंने उसे सेल आउट कर दिया. दिस इज स्विंग ट्रेडिंग. और सबसे बड़ी चीज़ ये, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की ट्रेडिंग, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए. क्योंकि कई लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सूटेबल है, इंट्राडे के लिए नहीं है. कई लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है और इंट्राडे के लिए नहीं है. लोगों को पता होना चाहिए. और ये पता कैसे चलेगा? ट्राई आउट करके. जब तक आप मार्केट में घुसेंगे नहीं, आप 2-3 एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे छोटे छोटे अमाउंट से, तो आप स्टार्ट करिए छोटे छोटे मल्टीपल्स. 5 शेयर लिया आपने, 10 शेयर लिया आपने, 1000, 2000, छोटे छोटे अमाउंट्स में आप चलें और टारगेट लेके चलें. आज अगर मैं कोई 100 रुपये का स्टॉक खरीद रहा हूँ तो मैं अपना टारगेट सेट करूँगा कि 120 पे मुझे इसे सेल करना है. मैं और नहीं वेट करूँगा. और मेरा टाइम स्पैन भी फिक्स हुआ कि 1 महीने में अगर ये 120 टच करता तो मैं इसे सेल कर दूंगा, नहीं करता तो भी सेल कर दूंगा. सेकेंड, मुझे अपना स्टॉप लॉस लेके चलना है कि 100 का अगर वो शेयर 90 पे आ गया तो 90 से ज़्यादा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता. 90 जैसे ही ट्रिगर होगा मैं सेल आउट कर दूंगा शेयर अपना. तो इससे क्या होगा? प्लान्ड इन्वेस्टिंग रहेगी. मुझे पता रहेगा मुझे कब एंट्री लेनी है स्टॉक में और कब एग्जिट लेना है. बिल्कुल. हमारा तो फ्रेमवर्क रहेगा एक, मतलब प्रॉपर, जिसके हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करेंगे. बिल्कुल. जब हमें पता होगा कि हम कब एंटर कर रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं, तो हमारी एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट रहेगी. हमारा बजट प्लान रहेगा कि अगर मैं 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं इस शेयर में अगर मुझे मैक्सिमम लॉस हो भी गया तो मेरा 1,000 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा. और जब मेरा लॉस एंटिसिपेटेड होगा, रिस्क मैनेजमेंट मेरा साथ में चलेगा, तो वी कैन ग्रो मोर ऑन दिस. इस पे आई वुड से लाइक रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग. राइट. अगर तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा गोल क्या है, लाइक तुम्हें कब 5 साल इन्वेस्टिंग करनी है, तुम्हें 10 साल तक होल्ड करना अपने शेयर्स, तो तुम्हें पता है, तो तुम उस मैनर में इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर तुम्हें चीज़ें पता ही नहीं है घुसने से पहले मार्केट में कि स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे तुमने बात करी इसके बारे में, स्टॉप लॉस क्या होता है, गोल प्लानिंग क्या होता है, और शेयर्स, अंडर वैल्यूड शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स को कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं. लोग इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस करते हैं. इसको बैटिंग की तरह देखते हैं. पैसे बनाने के लिए सोचते हैं लाइक आज पैसे बना लेंगे, 2-3 दिन बना लिए, फिर लॉस कर देंगे बहुत बड़ा, जिसको फिर वो कवर अपनी कर पाते एंड फिर वो उसको छोड़ देते हैं. लाइक स्टॉक मार्केट को फिर लाइक बुरे नजरिए से देखते हैं, तो इसलिए फिर वो कभी इस बारे में सोचते नहीं है. और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टॉक मार्केट में हर कोई फेस करता है, दैट इज टिप्स लेना. कि आज ये वाला शेयर उठा लो, आज ये वाला शेयर उठा लो.
तो सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। लोगों ने कई टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर रखे हैं जिन पे रोज वो उनको स्टॉक टिप्स आते हैं। हाँ कि हाँ, तो ये मैं हमारी सारी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि कोई भी टिप वर्क नहीं करती स्टॉक मार्केट में। ये आपकी खुद की प्लानिंग है, आपकी खुद की एनालिसिस है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप जानोगे नहीं। हाँ। हो सकता है चांस की बात कि 1 या 2 टिप कोई गलती से चल जाए, बट वो हर बार वर्क करे, नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचिए, कोई आपको टेलीग्राम पे कह रहा है कि वो 100% आपको गेन बना के देगा, 2x करके देगा। अगर वो रोज खुद 2x कर रहा होता तो वो आज कहाँ होता? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हाँ, देयर इज अ स्कैम। ये सिर्फ पंप एंड डंप स्कीम्स होती हैं कि उनका मेन पॉइंट क्या होता है, उन्होंने एक अंडर वैल्यूड स्मॉल कंपनी का शेयर उठाया, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टिंग करा के अपने फंड्स पार्क करे। हाँ। ऑपरेटर्स होते हैं ये फंड्स के। तो जब वो शेयर पे सर्किट लगेंगे और वो टॉप पे जाएगा, सारे लोग सेल आउट कर देंगे जो फंड ऑपरेटर है, और आप लोगों के पैसे, रिटेल इन्वेस्टर उनके पैसे डूब जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर डूब जाता है। हमें ट्रेडिंग के बारे में आइडिया मिला अभी, और मिसकंसेप्शंस के बारे में हमने बात करी। तो अभी एक एस्पेक्ट आता है स्टॉक मार्केट का, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसको हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, और जिसके बारे में आपने सुना भी होगा बहुत, अगर आपने वॉरेन बफे, फिलिप ए फिशर और बहुत सारे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स का नाम सुना है तो। Right. तो इन लेमैन लैंग्वेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती क्या है, दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज searching for a right business which has great fundamentals, which have a great balance sheet and financial profit and great loss management, statements, which have a long-term competitive advantage over its competitor, Right. which means it has made such a brand, or it has some product, it has such kind of employees who have created such moat or such competitive advantage that competitors can't even get near to those companies. Right. And the third thing is they should have a great management. When we talk about management, is that the CEO, top management should be like they should be owner oriented, like they Right. should not be think like employees of the organization, they should be thinking like owners. Right. And the fourth thing is that they should have a moat. The moat is that thing which helps you protect your business from other competitors, and it is available at a price which is much lower than its real value. Right. एक शेयर की रियल वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक Intrinsic वैल्यू, value. इंट्रिंसिक हाँ वैल्यू जी। की होती है। तो हमें शेयर्स को उस वैल्यू पे परचेज करना है जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, उसे ही हम अंडर वैल्यूइंग इन्वेस्टिंग कहते हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन हाँ, ऑफ तो सेफ्टी, फेयर वैल्यू पे हमें शेयर्स बाय करने हैं। राइट। ओवर वैल्यूड नहीं करने, और उनको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, और वो आप तभी सीखोगे जब आपको बेसिक्स पता होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, आपको मार्केट के बेसिक्स पता होंगे, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सोर्सेज बहुत हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मिल सकता है, बुक्स हैं काफ़ी इसके बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और हर चीज़ के बारे में। यू कैन गेट दैट। वन बुक विच आई वुड लाइक टू रेफर टू यू particularly for Indian markets is How to Avoid Loss and Earn Consistently by Prasenjit Paul. और ऑल्सो यूट्यूब आज भरा पड़ा है इन चीज़ों से रिलेटेड। सब तो है। आपको अगर इन्फ्लुएंसर से, आपको अगर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बताते हैं तो उनके कोई नाम चाहिए तो CA रचना रनादा इज समवन हु हैज क्रिएटेड अ नेम इन दिस इंडस्ट्री। उनका मेन मोटिव ही है, वो बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग खुद कर रही हैं, वो CA हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, और उनके पास्ट रिकॉर्ड जितने अच्छे हैं इससे रिलेटेड, वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करती। वो आपको फंडामेंटल सिखाती हैं कि फंडामेंटल आपको किसी स्टॉक के कैसे देखने हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म गेम में कैसे स्टे रहना है। एंड वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि लेमैन बंदा भी उसको आसानी से समझ सके कि स्टॉक मार्केट है क्या, इसमें पैसा कैसे बनता है। एंड ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, एंड बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम पढ़ के लाइक हमें पता चल सकता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें फंडामेंटल्स क्या हैं, हम कैसे पता चल सकता है कौन से स्टॉक हमें सिलेक्ट करने चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। सो एज जस्ट कृष्ण टॉक्ड अबाउट पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है, हमारे काफ़ी सारे एसेट्स का मिक्सचर होता है, उसके अंदर हमारे स्टॉक्स भी आते हैं, रियल एस्टेट भी आ सकता है, और सारे पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट्स, उन सबको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो वन ऑफ द मेन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इज दे ईदर ओवर डाइवर्सिफाई और अंडर डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। आप डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा और समझाइए हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि उन्हें पता चले पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट दे डू इज आइदर एक बंदा है वो या तो पूरा रियल एस्टेट में है, जैसे कि एवरेज इंडियन है, उनको रियल एस्टेट एंड गोल्ड के अलावा उनके लिए कोई एसेट है ही नहीं, एसेट उनके लिए बस वही है। एक होता है ओवर डाइवर्सिफाइंग करना, यानी कि देयर इज अ पर्सन, उसके पास रियल एस्टेट भी है, थोड़े बहुत स्टॉक्स में भी लगा देता है हर 2-3-4 महीने में एक बार किसी से पूछ के, कभी कभी वो गोल्ड ले लेता है, सिल्वर ले लेता है, कभी कहीं क्रिप्टो में भी लगा देते हैं, जो कि मतलब जो सुना वहाँ लगा दिया, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, और इन दोनों ही केसेस में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट। तो बेसिकली एक
ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को अपना पोर्टफोलियो किस में डाइवर्सिफाई करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को ही ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। और खाली सेक्टर्स में नहीं, उन्हीं सेक्टर्स में वेरियस कंपनीज में, जैसे इफ यू हैव हर्ड अबाउट HUL एंड ITC, देयर आर पीपल जिन्होंने HUL भी ले रखा है, ITC भी ले रखा है और बहुत सारी FMCG ले रखी हैं। मोटर्स में टाटा भी, ये भी, वो भी, काफी सारे एक ही सेक्टर के काफी सारे शेयर्स लेते हैं, जिससे कि वो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो जितने ऑप्टिमम रिटर्न जनरेट कर सकता था आपका पोर्टफोलियो उतना करता नहीं है, वो एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज हो जाता है, कोई शेयर बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है। तो यू शुड बी क्लियर कि हमें सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने हैं स्टॉक्स, ना कि सेक्टर्स के अंदर कंपनीज में। और डाइवर्सिफाई करने के बाद भी आपको बार बार अपडेट करना है अपना चेक करना है कि हाँ, कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके कंपनीज के जो फंडामेंटल्स, जिन हिसाब जो आपके क्राइटेरिया था, बेसिस था जो आपका सिलेक्ट करने का कंपनी को, वो चेंज तो नहीं हुआ है। आपके फंडामेंटल्स अभी तक इंटैक्ट हैं कि नहीं है, आपको वो सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी, रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। रेगुलरली क्या, बेसिकली क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल प्रेजेंटेशन आती हैं, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन आती है, बस वो देखनी होती है और उनसे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि हमारी कंपनी अभी तक वैसी है कि नहीं है। राइट। एंड बहुत सारी कंपनीज के IPOs आए लास्ट 2-3 साल में। बहुत सारी कंपनीज ने गेन्स भी जनरेट करे, बहुत सारी कंपनीज ने लॉसेस में भी करे। राइट। और बहुत सारी कंपनीज अभी जो बिलो लिस्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रही हैं। तो आई हैव क्वेश्चन फॉर यू ऋषभ कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको IPOs में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो IPO में इन्वेस्ट करने से पहले मैं बताऊंगा लोगों को कि IPO होता क्या है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे हम IPO को कहते हैं, जब कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार अपना शेयर लिस्ट करती है, उसे कहते हैं हम IPO। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पेटीएम आज तक एक कंपनी थी, हम फ़ोन पे यूज़ करते थे और बहुत टाइम से चल रही थी, पर उनका शेयर लिस्टेड कभी नहीं था। लास्ट ईयर उनका शेयर लिस्ट हुआ एंड लिस्टिंग प्राइस उनका था 2100, यानी कि 2100 पे वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हुआ था। लिस्टिंग प्राइस उनका 2100 था, 1800 सब्सक्रिप्शन प्राइस जिस पे आप अपना ऑफर बिड कर सकते हैं। तो ऑफर हमने डाला 1800 पे, लिस्ट हुआ मार्केट में 2100 पे, और लिस्ट होने के कुछ घंटों बाद और कुछ दिनों बाद वो शेयर आ गया 900 पे। तो जितने रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने चाहे 1800 पे खरीदा था, चाहे 2100 पे खरीदा था, सबको लॉस हो गया। इसका मेन रीज़न क्या था कि उस टाइम पीरियड पे कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई थी स्टार्टअप इकोसिस्टम में। वेंचर कैपिटलिस्ट जो हमारे होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उन्होंने स्टार्टअप्स में इतना इन्वेस्ट किया, इतना ओवर वैल्यू कर दिया हर स्टार्टअप को कि उनके शेयर जब लिस्ट हुए वो भी ओवर वैल्यूड हुए। मार्केट, जैसे हम कहते हैं, मार्केट किसी की सगी नहीं होती, वो हर एक को करेक्शन दिखा देती है। बिल्कुल, अगर आप अंडर वैल्यूड है तो आपको ऊपर करके सही फेयर वैल्यू पे ले आएगी, अगर आप ओवर वैल्यूड है तो आपको अंडर माइन करके फेयर वैल्यू पे ले आएगी। तो एट द एंड पेटीएम भी आ गया अपनी फेयर वैल्यू पे, विच वॉज अराउंड 700 to 800, और आज हर एक रिटेल इन्वेस्टर को जिसने पेटीएम में पैसे इन्वेस्ट करे थे उन्हें लॉस हो चुका है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट यू आर सेइंग इज कि पेटीएम एंड अदर स्टार्टअप्स जो कि आए, पेटीएम के अलावा और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे आपने बताया, इसका मतलब कि वो ओवर वैल्यूड लिस्ट हुए हैं। राइट। उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करी गई थी। तो मतलब व्हाई डज दिस हैपन विद, लाइक इट वाज अ स्टार्टअप। तो व्हाट आर बेसिकली स्टार्टअप्स, हाउ डू दे गेट स्टार्टेड? तो स्टार्टअप्स के अंदर मेन इशू क्या आता था कि स्टार्टअप्स ओवर वैल्यूड थे, वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे इन्वेस्ट करे, स्टार्टअप्स एक्चुअली लॉस मेकिंग थे ये सारे। चाहे हम बात करें ओयो की, ओयो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट उन्होंने DRHP पेपर के लिए फाइल कर दिया, राइट, और वो भी अपना शेयर जल्दी निकालने वाले हैं। देन वी हैव मामा अर्थ लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी रिसेंटली उन्हें पहली बार प्रॉफिट हुआ है। नाइका लॉस मेकिंग कंपनी थी बिफोर लिस्टिंग, उन्हें पहली बार प्रॉफिट हुआ है। एंड हमारा पेटीएम आज भी लॉस मेकिंग है। वी हैव जोमैटो, आज तक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये सारी कंपनी लॉस मेकिंग है, बट द प्रॉब्लम इज लोग ना सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि मार्केट में सुनने में आए कि लॉस मेकिंग लॉस मेकिंग लॉस मेकिंग, सबने शेयर बेच दिए, प्राइस गिर गया। बट लोगों ने फंडामेंटल्स नहीं देखे, ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो लॉस मेकिंग क्यों है, ये लोगों ने जाना ही नहीं कभी। तो लॉस मेकिंग होने का इन कंपनी का रीजन क्या था कि इनके मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बहुत हाई थे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इनकी बहुत हाई थी। और एक्चुअली क्या हुआ, जब जोमैटो ने जैसे मार्केटिंग कैंपेन रन करी, बहुत मार्केटिंग करी, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, तो वहाँ उन्हें लॉस हो गया। बट जो उनके यूनिट इकोनॉमिक्स है, जो उनकी डेली जैसे डिलीवरी हो रही है, तो उन डिलीवरी पे पर डिलीवरी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यूनिट इकोनॉमिक्स इन कंपनी के पॉजिटिव हैं, बट मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की वजह से ये कंपनीज लॉस कर रही हैं। जिस दिन इनके मार्केटिंग एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएंगे, ये सारी कंपनी पॉजिटिव हो जाएंगी। बस इसी सेंटिमेंट पे वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे इन्वेस्ट करे थे और रिटेल इन्वेस्टर ने ये सेंटिमेंट समझा नहीं, तो ये सारे शेयर डूब गए। तो ये प्रॉब्लम कि स्टार्टअप की वैल्यू प्रॉपर नहीं की गई है, इन सब स्टार्टअप्स की वैल्यू प्रॉपर नहीं की जाती है।
और ये क्यों होता है इसका रीज़न भी आपने बताया कि कस्टमर सेंटिमेंट्स के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं. राइट. सो हमने स्टार्टअप्स का एक फेयर आइडिया लिया. हमें एक वी हैव अ सब्जेक्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल, राइट? सो we'll talk about it in our next episode. So we are signing off with Tarang 90.0 FM, आपके अपने रामलाल आनंद कॉलेज का सामुदायिक रेडियो चैनल. Bye bye. Thank you. Thanks. Thank you.